हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज सौरव राज सैनी, आपका फिजिक्स टीचर। बीपीएस गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे कक्षा 12 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। हमने कल बात की थी कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान से रिलेटेड पहले चैप्टर जिसका नाम था विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। पहला चैप्टर हमने बात की थी आवेशों के बारे में कि आवेश क्या होते हैं, आवेश को अपन कैसे उत्पन्न कर सकते हैं। हमने दो विधि की बात की थी जिसको हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कल वाले, और जिसने भी नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के उस वीडियो को आप दोबारा से देख सकते हैं। अब देखो, हमने कल बात की थी कि आवेश उत्पन्न करने की दो विधियां होती है। एक विधि तो होती है घर्षण और दूसरी विधि होती है प्रेरण। घर्षण के बारे में हमने बात की थी कि किसी भी दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, आपस में घर्षण करवाया जाता है, तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर किसी दूसरी वस्तु में ट्रांसफर हो जाते हैं या स्थानांतरण हो जाते हैं। तो जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं उस पर आ जाता है धनात्मक आवेश, और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन ग्रहण होते हैं उस पर आ जाता है ऋणात्मक आवेश। ये पहली विधि थी आवेश उत्पन्न करने की। दूसरी विधि कौन सी थी? प्रेरण द्वारा। प्रेरण द्वारा हमने पढ़ा था कि किसी दो वस्तुओं को बिना स्पर्श करवाए हुए हम कैसे आवेश उत्पन्न कर सकते। तो चले उसी से रिलेटेड, हम उन्हीं आवेशों से रिलेटेड अपन नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं जो कि है आवेशों के गुणधर्म। बच्चों ध्यान रखना, आवेशों के गुणधर्म से हमेशा, या फिर ये बोल सकते हो कि बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यू या वन लाइनर से क्वेश्चन आता रहता है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। तो टॉपिक है आपका आवेशों के गुणधर्म। अब देखिए, आवेशों के गुणधर्म पढ़ने वाले हैं तो पहला पॉइंट पढ़ते हैं आवेशों के गुणधर्म में। पहला है आवेशों की योज्यता। आवेशों की योज्यता। अब क्या होती है आवेशों की योज्यता? तो देखो, आवेश, पहली पॉइंट आपको यह ध्यान रखना है कि आवेश अदिश राशि होती है। आवेश अदिश राशि होती है। अब देखो, दूसरा पॉइंट क्या ध्यान रखना है इसके अंदर कि आवेश है किसी भी निकाय का आवेश, उसके अंदर उपस्थित, ये बोल सकते हो या फिर ऐसे बोल सकते हो कि किसी भी निकाय का कुल आवेश उसके अंदर उपस्थित सभी आवेशों का बीजगणितीय योग होता है। जैसे मैंने ये लाइन बोली है, उसका क्या मतलब हुआ? जैसे मान लो कि मैंने यहां पर अलग अलग आवेश रख रखे हैं, कि जैसे यहां पर रख दिया मैंने प्लस क्यू आवेश, यहां पर रख दिया मैंने माइनस क्यू आवेश, यहां पर रख दिया मैंने +3 क्यू आवेश, यहां पर रख दिया मैंने -4 क्यू आवेश, यहां पर है +5 क्यू, यहां पर हो गया 2 क्यू। अब देखो क्या मतलब हुआ, मैं किसी एक निकाय की बात कर रहा हूं। निकाय का मतलब हो गया, जैसे मैंने इस वाली एक कोई एक बाउंड्री की बात कर ली है कि ये एक निकाय है, मुझे इसका कुल आवेश ज्ञात करना है। तो इस निकाय का कुल आवेश क्या होगा कि इस निकाय का कुल आवेश इसके अंदर स्थित सभी आवेशों का बीजगणितीय योग। बीजगणितीय योग जैसे 1 + 2 = 3। तो बीजगणितीय योग सिंपल सा आप ऐड करते हो, तो +q, ये है आपका +3q, ये है -q, कितना हुआ 4q -q, ये हो गया +4q -q, कितना हुआ +3q। तो इस निकाय का कुल आवेश कितना हुआ? +3q हो गया। तो ये आपका पहला पॉइंट होता है आवेशों की योज्यता क्या होती है। अगेन रिपीट करता हूं कि किसी भी निकाय का कुल आवेश उसके अंदर उपस्थित सभी आवेशों का बीजगणितीय योग होता है। इसे ही आवेशों की योज्यता कहते हैं। जैसे मान लो मैंने कोई दूसरे निकाय की बात करते हैं, ये मैंने निकाय हटा दिया, चलो आप दूसरा निकाय ले लो। मैंने बना दिया कि ये वाला एक सिस्टम है, इसका कुल आवेश बताओ। तो इसका कुल आवेश कितना होगा? टोटल आवेश कितना होगा? कितने आवेश है? 1 2 3 आवेश हैं, तो कुल आवेश जोड़ देते हैं अपन, बीजगणितीय योग कर देते हैं। +2q, ये है -q, ये है -4q, कितना हुआ? ये है +2q -q -4q -5q, टोटल कितना हुआ? -3q।
तो इसका कुल आवेश कितना हो गया -3q। तो सिंपल सा अपन को क्या करना है, इसके अंदर किसी भी चीज का आवेश ज्ञात करना है तो इसके अंदर कितने आवेश उपस्थित है उन सभी का आप क्या कर दो, योग कर दो, उसका क्या हो जाएगा, कुल आवेश हो जाएगा। तो ये आया पहला पॉइंट आवेशों के गुणधर्म का, जिसको बोलते हैं आवेशों की योज्यता। नोट डाउन कीजिए इसको। हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। पहला था आवेशों की योज्यता और सेकंड पर चलते हैं अपन क्या है। सेकंड पॉइंट आता है आवेशों का संरक्षण। आवेशों का संरक्षण क्या होता है? जैसे आपने पीछे की क्लासों में पढ़ा है, 6th 7th 8th 9th में पढ़ते हो आप, ऊर्जा का संरक्षण। क्या होता है ऊर्जा का संरक्षण? कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित कर सकते हैं। ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। वैसे ही होता है कुछ आवेश का संरक्षण। क्या होता है कि ध्यान से सुनना, किसी विलगित निकाय का जो कुल आवेश होता है वो है नियत होता है। क्या बताया आपको? किसी विलगित निकाय का कुल आवेश नियत होता है। आवेश को हम न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसको केवल एक पदार्थ से किसी दूसरे पदार्थ में स्थानांतरित कर सकते हैं। इसी को अपन क्या बोलते हैं, आवेशों का संरक्षण। अब देखो जो मैंने लाइन बताई है वो उसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना। देखो अपन ने पिछले वीडियो में बात की थी एक उदाहरण की, कि हम कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से जब रगड़ते हैं, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ पर कैसा आवेश आता है, धनात्मक आवेश। और रेशम के कपड़े पर कैसा आवेश आता है, ऋणात्मक आवेश। क्यों? क्योंकि आपको पता था कि कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन किस पर स्थानांतरित हो जाते हैं, रेशम के कपड़े पर। इससे इलेक्ट्रॉन गए हैं तो ये हुआ धनात्मक आवेशित, इसमें इलेक्ट्रॉन पहुंचे हैं तो ये कैसा हुआ, ऋणात्मक आवेशित। तो चलिए बात करते हैं कि कैसे इसमें आवेश का संरक्षण हो रहा है। तो देखिए मैंने लिखा कि कांच की छड़ है और जो रेशम का कपड़ा है, अपन ने घर्षण नहीं करवाया है तो ये अलग अलग है। अलग अलग होने का मतलब बोल सकते हो कि कांच की छड़ भी कैसी है, उदासीन, और जो रेशम का कपड़ा है वो भी कैसा है, उदासीन। रेशम का कपड़ा है वो भी कैसा है, उदासीन। दोनों उदासीन हुए, ये भी उदासीन और ये भी उदासीन। ये कब है, घर्षण से पूर्व, घर्षण से पूर्व। अब देखिए हम क्या बात करते हैं कि घर्षण से पश्चात क्या होता है, कि जैसे ही हम घर्षण करते हैं तो आपको पता है कि यहां से इलेक्ट्रॉन इसमें स्थानांतरित होते हैं, जिससे ये तो होता है धन आवेशित और ये बन जाता है ऋण आवेशित। तो देखिए हमने बात की थी कांच की छड़ बन गई कैसी, धन आवेशित, प्लस चार्ज आ जाएगा इस पर। और जो रेशम का कपड़ा है वो कैसा बन जाएगा, ऋण आवेशित, माइनस चार्ज। लास्ट क्लास में हमने बात की थी कितना चार्ज आता है, जितना इलेक्ट्रॉन इससे निकल कर जाएंगे उतना ही इस पर ऋण आवेशित बढ़ जाता है और उतना ही इस पर कैसा बन जाता है, धन आवेशित। अब देखिए घर्षण से पूर्व निकाय कैसा है, ये सिस्टम की बात, निकाय क्या होता है, एक टाइप का सिस्टम जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं। तो जैसे मैंने इस सिस्टम की बात की, इन दोनों की बात की है, ये एक निकाय है तो ये उदासीन है, ये उदासीन है, तो ये जो निकाय होगा वो भी कैसा होगा, उदासीन ही होगा। ये आपका हुआ है घर्षण के पश्चात, ये केस हुआ है घर्षण के पश्चात। तो क्या घर्षण के पश्चात जो आवेश है वो नियत है या नहीं है, देखते हैं। कि कांच की छड़ बन गई थी धनावेशित और जो रेशम का कपड़ा था ऋण आवेशित, लेकिन हम इस पूरे निकाय की बात करते हैं भाई, जितना धनावेश है उतना ही इसमें ऋण आवेश है। इस पूरे सिस्टम की इन दोनों को एक साथ सम्मिलित करके बात करते हैं। तो ये जो धनावेशित है और ये जो ऋणावेशित है, ये एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। निरस्त कर देंगे तो इन दोनों को एक साथ में हम क्या बोल सकते हैं कि ये कैसे हैं, उदासीन है। ध्यान से समझना
कि हमने पिछली क्लास में बात की थी, जितना कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन गए उतने ही इसमें एकत्रित होंगे, उतना ही इसमें आएगा धन आवेश। जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल की कि यहां से इलेक्ट्रॉन गए थे कांच की छड़ से, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, इसमें चले गए 2 इलेक्ट्रॉन, तो इस पर कितना चार्ज बढ़ा है, +2 चार्ज बढ़ गया, और इसमें कितना चार्ज आ गया है, -2 चार्ज आ गया। तो अब ध्यान से देखो, इस पूरे दोनों सिस्टम की बात, सॉरी, इन्हें दोनों को एक साथ बात करते हैं इस निकाय की, तो +2 -2 कितना हो गया, 0 हो गया। जब इनको जोड़ा आपने, आवेशों को जोड़ा, तो कैसा बन गया, +2 - 2 0 हो गया। 0 होने का मतलब इन दोनों को एक साथ सम्मिलित रूप से बात करें तो ये कैसे बन गए, उदासीन बन गए, जिस पर कोई चार्ज नहीं है। तो आपने देखा घर्षण से पूर्व जो निकाय था वो उदासीन था, और घर्षण से पश्चात भी जो निकाय है वो कैसा है, उदासीन है। इसीलिए हम बोलते हैं कि किसी भी निकाय का जो आवेश होता है वो नियत होता है। आया समझ में? इसके बारे में हम एक उदाहरण की ओर बात करते हैं। जैसे आप पढ़ते हो रासायनिक अभिक्रियाओं की बात करते हो, रासायनिक अभिक्रियाओं में आपने पढ़ा होगा कि एक परमाणु किसी दूसरे परमाणु से बना तो वो किस रूप में उत्पाद बना रहा है, क्या इसमें भी कुछ ऐसा आवेश बनता है क्या? तो देखते हैं, मैं इसको हटा देता हूं। देखिए मैं उदाहरण लेता हूं एक रासायनिक अभिक्रिया का। जैसे कि एक अभिक्रिया है नाइट्रोजन प्लस हीलियम की, जिससे में हम मान रहे हैं कि क्या बन रहा है, फ्लोरीन बन रहा है। नाइट्रोजन आप जानते हो 714, 7 परमाणु क्रमांक ये बाहर, हीलियम 2 2He4 हो गया। आपका फ्लोरीन कितना है, ये होता है आपका 9 परमाणु क्रमांक, 18 इसका क्या हो गया, बाहर। अब देखिए ये आपको पता है होते हैं अभिकारक, ये होते हैं उत्पाद। तो क्या एक रासायनिक अभिक्रिया में आवेश संरक्षित रहते हैं या नहीं रहते हैं? ध्यान से देखो, अभिकारक की तरफ बात करते हैं दोनों की, एक साथ निकाय की। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, नाइट्रोजन है, आपको पता हो परमाणु क्रमांक के बराबर इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन हुए 7 इलेक्ट्रॉन। हीलियम है, तो हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 2 है, तो इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस पूरे निकाय का कितना हुआ, कुल इलेक्ट्रॉन कितने हुए इसमें, 7 + 2, टोटल इलेक्ट्रॉन 9 इलेक्ट्रॉन। चलिए उधर बात करते हैं। उधर उत्पाद क्या है आपका, फ्लोरीन, क्रमांक कितना, 9, इलेक्ट्रॉन कितने इसके अंदर, 9 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए जरा, अभिकारक की तरफ कितने, 9 इलेक्ट्रॉन, उत्पाद की तरफ कितने, 9 इलेक्ट्रॉन। तो क्या इलेक्ट्रॉन समान है, तो हम क्या कह सकते हैं, आवेश समान है। इसलिए तो अपन कहते हैं कि आवेशों के संरक्षण का मतलब क्या हो गया कि किसी भी निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है। तो ये आपका है आवेशों के गुणधर्म का सेकंड पॉइंट। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नेक्स्ट जो इसका पॉइंट आता है वो आता है थर्ड पॉइंट, आवेशों की निश्चलता। आवेशों की निश्चलता। अब आवेशों की निश्चलता क्या होती है, देखते हैं निश्चलता का मतलब क्या हुआ। देखिए आवेशों की निश्चलता का क्या मतलब हुआ कि किसी भी आवेशित वस्तु का जो आवेश होता है उसका जो परिमाण है वो आवेशों के वेग पर निर्भर नहीं करता है। क्या बताया कि किसी भी जो आवेशित वस्तु पर जो आवेश है वो आवेश के वेग पर निर्भर नहीं करता है। कि आपका यदि आवेश चल रहा हो, गतिमान हो, दौड़ रहा हो या स्थिर हो, एक कंडीशन में जितना मान लो आवेश स्थिर है और वो आवेश गतिमान है तो उसके आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसके परिमाण में कोई परिवर्तन नहीं होता। यदि स्थिर अवस्था में जो आवेश होता है वो ही आवेश क्या होता है, गतिमान अवस्था में होता है। इसी को अपन बोलते हैं आवेशों की निश्चलता। अब ये चीज आपको इसमें एक छोटा पॉइंट, अपन इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं, इसके एक्स्ट्रा है,
याद रखना कि कहीं ना कहीं आपको यूजफुल जरूर होगा, कि आइंस्टीन ने एक द्रव्यमान से रिलेटेड एक सापेक्ष सिद्धांत बताया था। इसमें तो मैंने बताया कि आवेश स्थिर हो चाहे आवेश गतिमान हो, दोनों का परिमाण, दोनों अवस्थाओं में परिमाण क्या रहेगा, समान रहेगा। आइंस्टीन का एक सापेक्ष सिद्धांत है, आइंस्टीन का सापेक्ष सिद्धांत बोलते हैं, जिसमें जो कि द्रव्यमान के बारे में बताया गया था। वो सिद्धांत क्या था, एक फॉर्मूला है m इक्वल टू स्मॉल m अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का अंडर रूट। क्या मतलब हुआ आइंस्टीन के सापेक्ष सिद्धांत से, कि आइंस्टीन ने सापेक्ष सिद्धांत के अनुसार कि जब कोई द्रव्यमान गतिमान होता है, अत्यधिक वेग से गतिमान होता है, तब उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। भाई इसके अंदर m है, वो होता है गतिमान अवस्था में द्रव्यमान वस्तु का, गतिमान अवस्था में द्रव्यमान। स्मॉल m होता है वस्तु का स्थिर अवस्था में द्रव्यमान, स्थिर अवस्था में द्रव्यमान। v होता है वस्तु का वेग, जिस भी वेग से वस्तु क्या कर रही है, गति कर रही है। और c आप जानते हो क्या होता है, प्रकाश का वेग, जिसका मान होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस चीज का ध्यान रखना, ये मैं साइड में लिख देता हूं। c है आपका प्रकाश का वेग, जिसका मान होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये बताया था आइंस्टीन ने क्या बताया है कि जब भी कोई वस्तु अत्यधिक वेग से गतिमान होती है तो उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। उदाहरण से बताते हैं आपको कि जैसे मान लो एक कार है, एक 10 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, धीरे चल रही है। अब उसके सामने मान लो कि कोई ऐसा वाहन आ जाए, तो यदि वो धीरे गतिमान है तो उस वाहन पर उसका प्रभाव कम होता है, उस दुर्घटना का प्रभाव क्या होता है, कम होता है। लेकिन यदि वो ही कार जिसका मान लो द्रव्यमान है 100 किलोग्राम, एक उदाहरण ले रहे हैं, अब वो 100 किलोग्राम की कार अत्यधिक वेग से है आ रही है, तो अब जो एक्सीडेंट होगा उस पर क्या होगा, ज्यादा असर होगा। इसीलिए हम बताते हैं कि जब भी कोई वस्तु है अत्यधिक वेग से गतिमान होती है तो उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। किसके अनुसार, आइंस्टीन के सापेक्ष सिद्धांत के अनुसार। ये यहां पर इसलिए बताया गया है कि आप, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका भी आपको पॉइंट ध्यान रखना, कहीं ना कहीं यूजफुल होता है आपके लिए। अब देखिए वापस आ जाते हैं अपने इस टॉपिक पर, आवेशों की निश्चरता पर। आवेशों की निश्चरता अगेन, कि आवेश यदि स्थिर अवस्था में है तो उतना ही आवेश का परिमाण कब होगा, चाहे वो गति करते रहे। ये होता है आपका आवेशों की निश्चरता। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। अब आगे अपन बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। फोर्थ है आवेशों का क्वांटीकरण। आवेशों का क्वांटीकरण। आवेशों का क्वांटीकरण क्या होता है, क्वांटीकरण का मतलब क्या होता है। देखो, इसे क्वांटीकरण का मतलब बताने से पहले मैं बात करता हूं कि मूल आवेश क्या होते हैं, आवेश या मूल आवेश क्या होते हैं। तो देखो, मूल आवेश होता है कि किसी भी वस्तु पर उपस्थित न्यूनतम आवेश, उसी को बोलते हैं मूल आवेश। क्या बताया कि किसी भी वस्तु पर उपस्थित न्यूनतम आवेश को ही मूल आवेश कहते हैं। और वह न्यूनतम आवेश कितना होता है, वह न्यूनतम आवेश होता है कि 1.6 × 10⁻⁻�19 कूलम। किसी वस्तु पर इतना न्यूनतम आवेश होता है। ये जब आपने पढ़ा होगा तो ये क्या है असल में, ये आपको पता है इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश। अब ये मूल आवेश के बारे में मैंने बात की। अब वापस आते हैं, आवेशों का क्वांटीकरण क्या होता है। देखिए, आवेशों का क्वांटीकरण के बारे में क्या बताया गया है कि किसी भी पदार्थ या वस्तु का जो आवेश होता है
वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। किसी भी पदार्थ या वस्तु का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज का मतलब 0, 1, 2, 3 ये आपके किस में होंगे? गुणा में होंगे। किसके? इलेक्ट्रॉन के आवेश के। इसी लाइन से संबंधित आवेशों के क्वांटीकरण में एक फॉर्मूला मिलता है आपको किसी वस्तु या पदार्थ के आवेश से रिलेटेड, Q = N × E। N का मान क्या होगा? N क्या होगा? जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसका मान हो सकता है 0, 1, 2, 3 और ऐसे चलेगा। E क्या है? E होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश। इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश अभी हमने बताया कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। क्यों क्या होता है? क्यों? जिस भी वस्तु का आप आवेश ज्ञात कर रहे हो वो आपका क्या होता है? क्यू होता है आवेश। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बोल सकते हो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं बोर्ड एग्जाम में। लास्ट ईयर भी इससे संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया है। एक लाइन का, एक नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है Q = NE से रिलेटेड। तो ध्यान से समझना कि Q = NE। N क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की संख्या, जिसका मान हो सकता है 0, 1, 2, 3, 4 से रिलेटेड आगे जैसे भी। E होता है क्या? E का मान फिक्स रहेगा। E होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश, जिसका होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। Q क्या? Q उस वस्तु का आवेश, जिस भी वस्तु के बारे में आप बात करने वाले हो। अब देखिए इस पर कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल बनते हैं। अपन एक बात करते हैं छोटे से न्यूमेरिकल की। मैंने पूछा क्वेश्चन है आपका कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? अब क्या क्या बताया मैंने आपको? सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है उसको नोट डाउन कीजिए। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है? आवेश दे रखा है। तो इसमें से किसका मान दिया? Q का मान दे दिया। Q = हो गया 1 कूलाम। आगे क्या दे रखा है? कितने इलेक्ट्रॉन, क्या निकालना है? कितने इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या N का मान आपको निकालना है। इसमें E का मान आपको पता है पहले से, इतना होता है। तो N का मान इसमें आपको निकालना है। फॉर्मूला लगाते हैं। Q = होता है N × E। N निकालना हो तो क्या हो जाएगा? Q/E। Q कितना है? Q है 1 कूलाम। Q 1 कूलाम है। और E कितना है? E का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। 1.10⁻⁻19 कूलाम। सोल्व करते हैं इसको। सोल्व करो कि ये हुआ 10⁻⁻19 10⁻⁻19 है, ऊपर जाएगा तो कितना बन जाएगा? 10⁻+19। इसको आप सोल्व आउट कर लीजिए, कितना आता है उसका मान। ठीक है। अब देखो इतना मान कितना हो जाएगा? इतने क्या हो जाएंगे? इसके अंदर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे कि इतने इलेक्ट्रॉन इसके अंदर उपस्थित है। अब इसी से रिलेटेड यहां से नोट डाउन कर लेना आप, जो भी है इसका मान निकाल सकते हैं। अब देखिए एक सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो, कुछ छोटे छोटे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं हम, किसी पदार्थ में या किसी परमाणु की बात करते हैं। मैंने एक क्वेश्चन बताया कि कार्बन परमाणु के अंदर कितने आवेश होते हैं। कार्बन परमाणु के अंदर या कार्बन परमाणु का आवेश बताइए। कार्बन परमाणु का आवेश ज्ञात करो। कितना आवेश होगा? कार्बन परमाणु का आवेश निकालना है। फॉर्मूला आपके पास है Q = NE। निकालना क्या है? आवेश। Q का मान निकालना है।
एन आपको पता होना चाहिए। कैसे? ई का मान आपको पता है ऑलरेडी। एन कहां से निकालें? एन के लिए आपको क्या दे रखा है? उस पदार्थ का नाम दे रखा है। क्या है? कार्बन परमाणु। एन क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो ध्यान से समझो, कार्बन परमाणु है तो कार्बन परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? कार्बन परमाणु आवर्त सारणी में कितने नंबर पे आता है? 6 नंबर पे। परमाणु क्रमांक 6, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6। तो कार्बन परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? 6 हो गई। एन का मान पता चल गया। किसका मान निकालना है? क्यू का मान निकालना है। सिंपल बन गया। अब तो क्या हुआ? एन का मान 6, ई का मान आपको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको सोल्व करोगे तो आपके पास किसका मान आ जाएगा? इसका मान आ जाएगा आवेश का मान। तो ये लगभग हो जाएगा आपका 9.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये आपका आंसर हो गया। तो एक कार्बन परमाणु के अंदर कितने आवेश होंगे? 9.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आवेश स्थित होगा। चलिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक, जब हम जो इस टॉपिक की बात कर रहे हैं आवेशों के क्वांटीकरण से संबंधित, तो आवेशों का क्वांटीकरण हमने बात किया है। आवेशों का क्वांटीकरण क्या होता है? तो हमने बात की आवेश के क्वांटीकरण की। अगेन रिपीट करते हैं, आवेश का क्वांटीकरण। आपको बताया कि किसी पदार्थ या वस्तु पर आवेश की मात्रा इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होती है। Q = NE होता है। पूर्ण गुणज कि किसी भी वस्तु पर आवेश है वो 1E, 2E, 3E हो सकता है। 1.5P, 0.5P, 2.5P इस प्रकार से नहीं हो सकता। इसी को अपन बोलते हैं आवेशों का क्वांटीकरण, और ये आपका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। तो हमने आज बात की है आवेशों के गुणधर्म की। तो मैं आशा करता हूं कि आपको आज का जो ये टॉपिक है वो समझ में आया होगा। कल हम बात करेंगे आवेश से रिलेटेड ही आपका एक नियम होता है जिसको बोलते हैं हम कूलाम का नियम। कूलाम का नियम कक्षा 12 में भी इसके बारे में आप बात करते हो। यहां पर भी एक छोटा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कूलाम का नियम, जिसके बारे में हम कल बात करते हैं। तो आज का वीडियो आपको समझ में आया? अगेन दोबारा से उसको चेक कीजिए, समझिए। और यदि आपने अभी तक पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जिससे आज का ये जो टॉपिक है वो बेहतर समझ में आएगा। तो जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।